शहर के आखिरी छोर पर बनी एक पुरानी बस्ती, जहां सूरज की किरणें भी गंदी नालियों और टूटी छतों से टकराकर अपना दम तोड़ देती थीं, वहां सुमित्रा अपनी 7 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। सुमित्रा के पति को गुजरे 3 साल हो चुके थे। विरासत में उसे मिली थी एक पुरानी सिलाई मशीन और ढेरों कर्ज। उस सुबह की शुरुआत भी वैसी ही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सुमित्रा ने देखा कि उसकी छत से पानी टपक रहा है। वह छोटी सी गुड़िया अपनी फटी हुई किताबों को बचाने की कोशिश कर रही थी। मां, क्या आज स्कूल नहीं जा पाऊंगी? मेरी किताबें भीग रही हैं। गुड़िया की आंखों में नमी थी। सुमित्रा ने फौरन अपना पुराना दुपट्टा उठाया और छत की उस दरार में ठूंस दिया। उसने गुड़िया को गले से लगाया और कहा, तू फिक्र मत कर बेटा। जब तक तेरी मां के हाथों में जान है, तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। तू बस पढ़, बड़ा आदमी बन। उस दिन सुमित्रा ने तय किया कि वह शहर के बड़े बंगले में बर्तन मांजने के साथ साथ रात भर सिलाई भी करेगी। उसका संघर्ष अब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि गुड़िया के सपनों को पंख देने के लिए था। दिन बीतते गए। सुमित्रा की रातें सिलाई मशीन की खट खट के बीच गुजरतीं। एक रात घर में सिर्फ एक वक्त की रोटी बची थी। सुमित्रा ने वह रोटी गुड़िया के सामने रख दी। मां, आपने नहीं खाया? गुड़िया ने मासूमियत से पूछा। सुमित्रा ने झूठ बोल दिया। मेरा पेट भरा है बेटा। आज उस बड़े बंगले में मालकिन ने मुझे मिठाई खिला दी थी। जबकि असलियत यह थी कि सुमित्रा ने पिछले 24 घंटों से पानी के अलावा कुछ नहीं पिया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन सुमित्रा की हिम्मत नहीं टूटी। एक विधवा औरत का अकेले संघर्ष करना समाज को रास नहीं आता था। लोग तरह तरह की बातें करते। गली के मौध पर खड़े लोग उसे हिकारत से देखते। एक दिन जब सुमित्रा काम से घर लौट रही थी, कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोका। कहां जा रही हो सुमित्रा? इतना काम करके क्या महल खड़ा करोगी? एक ने तंज कसा। सुमित्रा रुकी नहीं। उसने अपनी चप्पल हाथ में ली और गरज कर बोली, मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर एक मां अपनी बेटी के लिए शेरनी बन सकती है, तो वो चंडी का रूप भी ले सकती है। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि वे लोग पीछे हट गए। गुड़िया ने उस दिन चुपके से अपने स्कूल के बाद एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि मां को पता चला तो वह दुखी होंगी, लेकिन वह अपनी मां का बोझ हल्का करना चाहती थी। एक शाम सुमित्रा ने गुड़िया को चाय की दुकान पर झूठे बर्तन उठाते देख लिया। वह सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुड़िया का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आई। क्यों किया ये सब? सुमित्रा ने रोते हुए पूछा। गुड़िया ने अपनी मां के खुरदुरे हाथों को चूमा और कहा, मां, आपने मुझे पढ़ाने के लिए अपना खून जलाया है। क्या मैं आपके लिए थोड़ा सा पसीना भी नहीं बहा सकती? गुड़िया और सुमित्रा की उस रात की बातचीत के बाद घर में सन्नाटा तो था, लेकिन उस सन्नाटे में एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत भी थी। सुमित्रा ने गुड़िया से वादा लिया कि वह फिर कभी उस चाय की दुकान पर काम करने नहीं जाएगी। गुड़िया मान तो गई, लेकिन उसकी छोटी सी जान अपनी मां की गिरती सेहत को देखकर अंदर ही अंदर घुट रही थी। महीनों तक लगातार रात रात भर जागकर सिलाई करने और दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने का असर अब सुमित्रा के शरीर पर दिखने लगा था। उसे अक्सर तेज बुखार रहने लगा और उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात सुमित्रा मशीन पर बैठी एक अमीर घर की लड़की की शादी का जोड़ा सिल रही थी। अचानक उसे जोर की खांसी उठी और उसके मुंह से खून निकलकर उस कीमती रेशमी कपड़े पर गिर पड़ा। सुमित्रा घबरा गई। वह कपड़ा नहीं, बल्कि उसकी कई महीनों की मेहनत और गुड़िया की आने वाली फीस थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं मालकिन को क्या जवाब दूंगी? सुमित्रा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कोशिश की कि वह दाग छुड़ा ले, लेकिन वह खून का धब्बा तो जैसे उसके नसीब की लकीर बन गया था। अगले दिन जब वह उस बंगले पर पहुंची तो मालकिन ने उसे बहुत बुरा भला कहा। देखती नहीं सुमित्रा, इतना महंगा जोड़ा खराब कर दिया। अब इसकी भरपाई तेरी तनख्वाह से होगी। अगले 3 महीने तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। मालकिन ने चिल्लाकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सुमित्रा चुपचाप सिर झुकाए घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज रात घर में चूल्हा कैसे जलेगा।
घर पहुंचते ही सुमित्रा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। गुड़िया स्कूल से वापस आई तो मां को इस हालत में देखकर चीख पड़ी, मां! उठो मां! क्या हुआ तुम्हें? गुड़िया ने पड़ोस के एक काका की मदद से सुमित्रा को खाट पर लिटाया। पड़ोस के हकीम ने बताया कि सुमित्रा को गहरा इन्फेक्शन हो गया है और उसे दवाइयों के साथ साथ अच्छे खाने की सख्त जरूरत है। गुड़िया के पास 1 रुपया भी नहीं था। उसने अपनी मां की उस पुरानी संदूक को खंगाला जिसमें सुमित्रा अपनी पाई पाई जोड़कर रखती थी। वहां सिर्फ कुछ सिक्के और एक चांदी की पुरानी पायल मिली, जो सुमित्रा की आखिरी निशानी थी। गुड़िया वह पायल लेकर सुनार के पास दौड़ी। रास्ते में उसे वही गुंडे मिले जिन्होंने उसकी मां को तंग किया था। अरे छोटी, कहां भागी जा रही है? ये चांदी की पायल कहां से चुराई? एक ने उसका रास्ता रोका। गुड़िया की आंखों में डर नहीं, बल्कि अपनी मां को बचाने की तड़प थी। उसने चिल्लाकर कहा, रास्ता छोड़ो मेरा! मेरी मां बीमार है, अगर मुझे देर हुई तो मैं तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगी। उस छोटी सी बच्ची के चेहरे पर मौत जैसा खौफ देखकर वे लोग सहम गए और रास्ता दे दिया। गुड़िया ने पायल बेची और दवाइयां लेकर घर पहुंची। रात भर गुड़िया अपनी मां के सिर पर गीली पट्टियां रखती रही। सुमित्रा को जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी नन्ही बेटी उसकी सेवा में जुटी है। बेटा, तूने पायल बेच दी? सुमित्रा की आवाज लड़खड़ा रही थी। पायल से बढ़कर आप हो मां। आप ठीक हो जाओ, मैं फिर से मेहनत करके आपके लिए वैसी ही पायल लाऊंगी, गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसकी अपनी भूख से जान निकल रही थी। अगले कुछ दिन बहुत कठिन थे। घर में राशन खत्म हो चुका था। गुड़िया ने तय किया कि वह अब हार नहीं मानेगी। उसने मोहल्ले के बच्चों को बुलाना शुरू किया और उन्हें पढ़ाने लगी। बदले में किसी के घर से 2 रोटियां मिल जाती तो किसी के घर से थोड़ा सा दूध। धीरे धीरे सुमित्रा की हालत में सुधार होने लगा, लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। गुड़िया की बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली थीं और सुमित्रा का शरीर अब भारी काम करने के लायक नहीं बचा था। एक रात सुमित्रा ने देखा कि गुड़िया लालटेन की मध्यम रोशनी में पड़ रही है। हवा के झोंके से लालटेन बार बार बुझ रही थी, लेकिन गुड़िया की एकाग्रता नहीं टूटी। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी शादी का आखिरी गहना भी गुड़िया की पिछली फीस भरने में लगा दिया था। अब उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिवाय उन हाथों के जिनमें अब सुई पकड़ने की भी ताकत नहीं रही थी। बेटी, सो जा। सुबह जल्दी उठकर तुझे दूसरों के घर काम पर भी जाना है, सुमित्रा ने खांसते हुए कहा। गुड़िया ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखें थकान से लाल थीं। मां, अगर इस बार मैंने परीक्षा नहीं दी तो साल खराब हो जाएगा, और अगर साल खराब हुआ तो मेरा अफसर बनने का सपना टूट जाएगा। मुझे पढ़ना है मां, चाहे जो हो जाए। सुमित्रा उस रात सो नहीं सकी। उसने तय किया कि वह एक बार फिर उसी बड़े बंगले वाली मालकिन के पास जाएगी जिसने उसे धक्के देकर निकाला था। उसे अपनी खुददारी से ज्यादा अपनी बेटी का भविष्य प्यारा था। अगली सुबह सुमित्रा लड़खड़ाते कदमों से उस आलीशान बंगले पर पहुंची। मालकिन अपने बगीचे में चाय पी रही थी। सुमित्रा को देखते ही उनका चेहरा बिगड़ गया। फिर आ गई? मैंने कहा था ना कि 3 महीने तक शक्ल मत दिखाना, मालकिन ने कड़वाहट से कहा। सुमित्रा उनके पैरों में गिर पड़ी। मालकिन, मेरी बेटी की पढ़ाई का सवाल है। मुझे बस थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए, मैं दिन रात एक करके आपका काम कर दूंगी। मेरी गुड़िया बहुत होनहार है, उसे परीक्षा देने दीजिए। मालकिन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। तुझे मेरे अस्तबल की सफाई करनी होगी और जो गोबर जमा है उसे अपने सिर पर ढोकर बाहर फेंकना होगा। कर पाएगी? सुमित्रा का शरीर बीमारी से जर्जर था, लेकिन उसने बिना सोचे कह दिया, हां मालकिन, मैं सब करूंगी। पूरे दिन सुमित्रा ने वह काम किया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी कमर टूट रही थी, सिर फटने को था और गंदी बदबू से उसका दम घुट रहा था। लेकिन हर बार जब वह टोकरी उठाती, उसे गुड़िया का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता। शाम को उसे कुछ रुपये मिले, उतने नहीं जितने उसे चाहिए थे, पर इतने जरूर थे कि फॉर्म भरा जा सके। जब सुमित्रा घर पहुंची तो उसने देखा कि गुड़िया घर के बाहर रो रही है। बस्ती का जमींदार अपने 2 गुंडों के साथ वहां खड़ा था।
देख सुमित्रा, बहुत दिन हो गए। या तो आज पिछला सारा कर्ज चुका दे या फिर यह घर खाली कर दे। कल सुबह मुझे यह कमरा खाली चाहिए, जमींदार ने चिल्लाकर कहा। सुमित्रा के हाथ से वह पोटली गिर पड़ी जिसमें उसने अपनी बेटी के सपने सहेज कर रखे थे। उसने जमींदार के आगे हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन वह पत्थर दिल इंसान नहीं पसीजा। उसने गुड़िया की किताबें उठाकर कीचड़ में फेंक दी। नहीं, गुड़िया चिल्लाई और कीचड़ में पड़ी अपनी किताबों को उठाने के लिए दौड़ी। उसने अपनी फटी हुई किताबों को सीने से लगा लिया जैसे वह कोई कीमती खजाना हो। उस रात मां बेटी के पास न छत थी न खाना। उन्होंने अपना थोड़ा सा सामान एक पुरानी चादर में बांधा और सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे शरण ली। ठंड बढ़ रही थी और सुमित्रा की खांसी फिर से तेज होने लगी थी। मां, हम हार गए ना? गुड़िया ने सिसकते हुए पूछा। सुमित्रा ने गुड़िया का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांक कर कहा, नहीं बेटा, हम तब तक नहीं हारेंगे जब तक तू पढ़ना नहीं छोड़ेगी। ये सड़क हमारी छत है और यह सितारे हमारी रोशनी। तू बस अपनी किताबों पर ध्यान दे। उस पीपल के पेड़ के नीचे गुड़िया ने अपनी किताबों को साफ किया जो कीचड़ में सनी हुई थीं। सुमित्रा ने अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू फाड़कर गुड़िया के लिए बैठने की जगह बनाई। आसपास के लोग उन्हें दया और हिकारत की नजरों से देख रहे थे, लेकिन उस रात उन दोनों की आंखों में एक अजीब सी जिद थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, गुड़िया सड्डाच की पीली लाइट के नीचे बैठी पड़ रही थी। सुमित्रा को रह रहकर कंपकंपी छूट रही थी, लेकिन वह अपनी बेटी को हिम्मत देने के लिए मुस्कुराने का नाटक कर रही थी। तभी वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजरी। हवलदार ने नीचे उतरकर डांटा, ए, यहां क्यों बैठे हो? चलो यहां से, ये कोई धर्मशाला नहीं है। सुमित्रा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। साहब, बच्ची की परीक्षा है, घर से निकाल दिए गए हैं, बस सुबह तक यहां रुकने दीजिए, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। हवलदार का दिल शायद थोड़ा पिघल गया। उसने गुड़िया की किताबों की ओर देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उस रात गुड़िया ने ठान लिया कि वह अपनी मां के इस अपमान का बदला अपनी सफलता से लेगी। महीनों की तड़प और संघर्ष के बाद आखिरकार परीक्षा का दिन आ ही गया। सुमित्रा ने सुबह सुबह पास के मंदिर के नल पर गुड़िया को नहलाया। उसने अपनी पोटली से एक नया पेन निकाला जो उसने अपनी दवा के पैसों में से कटौती करके खरीदा था। बेटा, ये सिर्फ पेन नहीं है, ये तेरी किस्मत लिखने का औजार है। जाओ और फतह कर ले। सुमित्रा ने गुद्धिया के माथे को चूमा। गुड़िया परीक्षा देने गई, लेकिन सुमित्रा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे खून की उल्टियां होने लगीं। वह सड़क के किनारे गिर पड़ी। राहगीर उसे देखकर आगे बढ़ रहे थे, कोई उसकी मदद के लिए नहीं रुका। तभी एक बुजुर्ग शख्स ने, जो वहां से गुजर रहे थे, सुमित्रा को अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया। जब गुद्दिया अपना आखिरी पेपर देकर बाहर निकली तो उसे मां कहीं नहीं मिली। वह बदहवास होकर यहां वहां दौड़ने लगी। मां, मां, कहां हो आप? वह चिल्ला रही थी। तभी उसे पता चला कि कोई उसे सरकारी अस्पताल ले गया है। गुड़िया जब अस्पताल पहुंची तो उसने देखा कि सुमित्रा ऑक्सीजन मास्क पर है। डॉक्टर ने कहा, बेटा, तुम्हारी मां की हालत बहुत नाजुक है। इन्हें बचाना मुश्किल है क्योंकि इन्होंने बहुत वक्त से कुछ खाया नहीं है और शरीर पूरी तरह टूट चुका है। गुड़िया मां के पास बैठकर रोने लगी। मां उठो, देखो, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मैं अफसर बनूंगी मां, मैं आपके लिए घर लाऊंगी। सुमित्रा ने धीरे से आंखें खोलीं और गुड़िया का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने बिना बोले ही अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दिया। महीने बीत गए। सुमित्रा धीरे धीरे ठीक तो हो रही थी, लेकिन वह बिस्तर से उठने लायक नहीं बची थी। गुड़िया अब लोगों के घरों में अखबार डालने और दूध पहुंचाने का काम करने लगी ताकि मां की दवाइयां आ सकें। एक दिन बस्ती में शोर मच गया। अखबारों में और रेडियो पर एक ही नाम गूंज रहा था। शहर की एक गरीब बस्ती की लड़की ने पूरे प्रदेश में टॉप किया था। वह नाम था गुड़िया। लोग जो कल तक उन्हें ताने देते थे, आज फूलों के हार लेकर उस टूटे हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचने लगे। सुमित्रा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसकी सालों की तपस्या आज सफल हो गई थी। बस्ती में चारों तरफ उत्सव का माहौल था। जो लोग कल तक सुमित्रा को देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे, आज वे गुड़िया के साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़े थे। लेकिन गुड़िया का मन
इन सब में नहीं था। वह भीड़ को चीरती हुई सीधे अपनी मां के पास पहुंची और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। गुड़िया की सफलता की खबर सुनकर शहर के कलेक्टर साहब खुद उससे मिलने आए। जब उन्होंने देखा कि एक बच्ची ने सड़क के किनारे रहकर बिना बिजली और बिना सुविधाओं के पूरे प्रदेश में नाम कमाया है, तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा अब सरकार उठाएगी। तुम क्या बनना चाहती हो? कलेक्टर साहब ने पूछा। गुड़िया ने अपनी मां के कांपते हुए हाथों को पकड़ा और दृढ़ता से कहा, साहब, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, ताकि किसी भी गरीब मां को इलाज के अभाव में दम न तोड़ना पड़े और किसी बेटी को अपनी मां की दवा के लिए अपनी आखिरी निशानी न बेचनी पड़े। कलेक्टर साहब ने तुरंत गुड़िया के रहने के लिए एक सरकारी आवास और सुमित्रा के इलाज का इंतजाम करवा दिया। जब उस जालिम जमींदार को पता चला कि गुड़िया अब सरकार की सुरक्षा में है और शहर की सबसे बड़ी हस्ती बन गई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे डर सताने लगा कि कहीं गुड़िया अपने पुराने अपमान का बदला न ले ले। वह हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर सुमित्रा के नए घर पहुंचा। सुमित्रा बहन, मुझे माफ कर देना। वह तो बस वक्त की बात थी, वरना मैं तो हमेशा से चाहता था कि गुड़िया आगे बढ़े। सुमित्रा कुछ बोलती, उससे पहले ही गुड़िया बाहर आ गई। उसने जमींदार की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिठाई अपने पास रखिए जमींदार जी। आपने जो हमारी किताबें कीचड़ में फेंकी थीं, उन किताबों ने मुझे यह सिखाया है कि बदला लेना कमजोरी है, लेकिन अपनी काबिलियत से किसी को आईना दिखाना असली जीत है। आप जा सकते हैं। जमींदार बिना कुछ बोले सिर झुकाकर वहां से चला गया। उस दिन सुमित्रा को महसूस हुआ कि उसकी बेटी न सिर्फ पढ़ लिख गई है, बल्कि वह संस्कारों की भी धनी है। साल बीतते गए। गुड़िया ने दिन रात एक कर दिया। मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन जब भी वह थकती, उसे अपनी मां के वे खून से सने हाथ और वे ठंडी रातें याद आ जाती। सुमित्रा अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी, लेकिन वह अपनी बेटी की आवाज सुनकर ही समझ जाती थी कि वह खुश है या परेशान। आखिरकार वह दिन भी आया जब गुड़िया के नाम के आगे डॉक्टर लग गया। उसकी पहली पोस्टिंग उसी सरकारी अस्पताल में हुई जहां उसकी मां को मरणासन्न हालत में भर्ती कराया गया था। जिस दिन गुड़िया ने अपनी पहली सफेद कोट पहनी और गले में स्टेथोस्कोप डाला, वह सबसे पहले सुमित्रा के पास गई। सुमित्रा ने अपनी धुंधली आंखों से अपनी बेटी को देखा। उसने गुड़िया के चेहरे पर हाथ फेरा और सिसकते हुए कहा, आज मेरा संघर्ष पूरा हुआ बेटा। आज मुझे लग रहा है कि मैं मरकर भी अमर हो गई हूं। डॉक्टर गुड़िया ने अब अस्पताल की कमान संभाल ली थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसका स्वभाव आज भी वैसा ही सरल था। वह अमीरों से फीस लेती और गरीबों का इलाज मुफ्त में करती। उसने अपनी मां सुमित्रा के लिए शहर के सबसे साफ सुथरे इलाके में एक छोटा सा घर लिया था, जहां हर तरफ फूल और शांति थी। एक शाम सुमित्रा आंगन में बैठी ढलते सूरज को देख रही थी। गुड़िया काम से वापस आई और अपनी मां की गोदी में सिर रखकर लेट गई। मां, आज मुझे उस बंगले की मालकिन मिली थी जहां आप बर्तन मांजती थीं, गुड़िया ने धीरे से कहा। सुमित्रा चौंक गई। क्या कहा उन्होंने? क्या अभी वो वैसी ही मिजाज की है? गुड़िया मुस्कुराई। नहीं मां, वक्त सब सिखा देता है। आज उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और कोई डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं था। मैंने उसका ऑपरेशन किया। जब उन्हें पता चला कि मैं सुमित्रा की बेटी हूं, तो वो मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। उन्होंने माफी मांगी। सुमित्रा की आंखों में संतोष के आंसू थे। उसने कहा, बेटा, असली जीत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि गिरे हुए को उठाने में है। तूने आज मेरा सिर और ऊंचा कर दिया। गुड़िया ने अपनी मां के सम्मान में एक सुमित्रा सेवा केंद्र खोला। यह एक ऐसा संस्थान था जहां गरीब विधवा महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती और उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया जाता। गुड़िया चाहती थी कि किसी भी मां को सुमित्रा की तरह तन्हा और लाचार होकर सड़कों पर न भटकना पड़े। उसने उस पुराने पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवाई, जहां रात में रोशनी का इंतजाम था, ताकि कोई भी बच्चा अंधेरे की वजह से अपनी पढ़ाई ना रोके। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा। सुमित्रा अब बहुत कमजोर हो गई थी। एक रात उसने गुद्दिया को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। गुड़िया, मेरी बात सुन।
मैंने अपनी जिंदगी के सारे दुख देख लिए और तेरी कामयाबी के रूप में सारे सुख भी देख लिए। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। सुमित्रा ने थके हुए स्वर में कहा। नहीं मां, आप ऐसा मत कहो। अभी तो मुझे आपको पूरी दुनिया घुमानी है, गुड़िया रोते हुए बोली। सुमित्रा ने मुस्कुराकर गुड़िया के आंसू पोंछे और कहा, तूने मुझे तब घुमाया जब तूने अपनी पहली तनख्वाह से मुझे नई साड़ी और चप्पल लाकर दी थी। तूने मुझे तब जन्नत दिखाई जब तूने अपनी मेहनत से समाज में मेरा सम्मान वापस दिलाया। अब बस एक वादा कर, तू कभी भी उस गरीब को मत भूलना जो आज भी उस सड़क के किनारे बैठा है जहां हम कभी बैठे थे। उस रात सुमित्रा ने अपनी बेटी के हाथों में अपना दम तोड़ दिया। वह एक बहुत ही शांत और गरिमामयी विदाई थी। सुमित्रा के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। सुमित्रा के जाने के बाद गुड़िया टूटी नहीं। उसने अपनी मां की उस पुरानी सिलाई मशीन को अपने अस्पताल के केबिन में एक कांच के बक्से में रखवा दिया। वह जब भी किसी मुश्किल फैसले में होती, उस मशीन को देखती और उसे अपनी मां के संघर्ष की याद आ जाती। पूरा शहर गुड़िया को गरीबों की मसीहा कहने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी समाज की सेवा में लगा दी। उसने शादी नहीं की, बल्कि उन हजारों अनाथ बच्चों की मां बन गई जिन्हें उसकी जरूरत थी। सुमित्रा के जाने के बाद गुड़िया ने खुद को पूरी तरह समाज के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपनी मां की उस पुरानी और जंग लगी सिलाई मशीन को अपने अस्पताल के मुख्य द्वार पर एक कांच के शोकेस में रखवाया। उसके नीचे एक पीतल की पट्टी पर लिखवाया, ये वह मशीन है जिसने एक मां के खून पसीने से एक डॉक्टर का भविष्य सिया है। सालों बीत गए, गुड़िया बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी सेवा का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। वह हर साल अपनी मां की पुण्यतिथि पर उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाती और गरीब बच्चों को किताबें और पेन बांटती। वह जगह अब एक तीर्थ बन चुकी थी, जहां लोग पत्थर की मूर्तियों को नहीं, बल्कि एक मां के अटूट संघर्ष और एक बेटी की अटूट निष्ठा को नमन करने आते थे। जब गुड़िया का अंतिम समय आया तो उसने अपनी आंखें बंद करते हुए बस एक ही शब्द कहा, मां। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सुमित्रा अपनी वहीं फटी हुई साड़ी का पल्लू फैलाए स्वर्ग के द्वार पर उसका इंतजार कर रही है और कह रही है, आजा बेटी, तूने अपना वादा निभाया। ये कहानी उन सभी माताओं को समर्पित है जो चुपचाप झलकर अपनी औलाद की जिंदगी रोशन करती हैं, और उन बेटियों को जो अपने माता पिता के संघर्ष को बेकार नहीं जाने देती।